ठीक है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन है ना, उसके बारे में। क्वेश्चन है कि एक ऑडिटर जिसने पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया था, बस साइन करने जा रहा था और उसकी डेथ हो गई, तो उसी फर्म का दूसरा पार्टनर उसने साइन कर दिया, क्या उसकी रिव्यू करने की जिम्मेदारी नहीं थी? ऐसा अरे समझ में तो ऑब्वियस बात है, थी। क्लियर है? ठीक है ना? चलो अब ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? है ना? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रेगुलेटरी स्टेटमेंट्स, कंसल्टेशन, अगर उसको कुछ करना है तो वो कर लेगा। पूरा ऑडिट है इसमें, पता है। उसका टाइम एंड एक्सचेंज, मतलब उसकी प्लानिंग, परफॉर्मेंस सब देख लेगा वो। ओवरऑल ऑडिट करने नहीं जाएगा, वो ऑडिटर के वर्क का ऑडिट कर लेगा। गाइस आपको समझ में आ रहा है? ऑडिटर के वर्क का वो ऑडिट कर लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? The work performed supports the conclusion reached and is appropriately documented. The evidences obtained is sufficient and appropriate. है ना? यानी उसने काम ढंग से किया है कि नहीं, अब उससे पूछ तो सकते नहीं क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन अपन ये बात रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है गाइस? फर्दर, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स which govern the auditor's professional responsibilities and which should be complied with wherever the audit is carried is that when the auditor delegates work to assistants, he will continue to be responsible. समझना, एक जो ऑडिटर होता है ना, वो अकेला नहीं करता है क्लाइंट का ऑडिट। क्लाइंट प्लेस पे जब भी ऑडिट होता आ रहा है समझ में? ठीक है ना? है ना? ये क्लाइंट है, इसका जब ऑडिट होता है ना, तो ऑडिटर की टीम जाती है, लेकिन सब लोग साइन नहीं करते, साइन यही करता है। यानी कल को आप आर्टिकल असिस्टेंट्स बनेंगे ना, तो आपकी उस लेवल की जिम्मेदारी नहीं होगी जिस लेवल की ऑडिटर की होगी, क्योंकि आपके वर्क को रिव्यू करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? ऑडिटर की। गाइस क्लियर है आपको? हेलो हेलो, है ना? तो अभी ये आंसर काफी जेनरिक है ना? हाउएवर ही विल बी एंटाइटल्ड टू रिलाई, वो रिलाई कर सकता है। स्किल्स वगैरह देख लेगा उनकी, सब सही से काम किया कि नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच इज एथिकली रिक्वायर्ड बाय कोड ऑफ एथिक्स। रेफरेंसेस हैं इसमें कई सारे स्टैंडर्ड्स के, तो जब हम स्टैंडर्ड्स वगैरह भी पढ़ लेंगे ना, तब आपको इट विल मेक मोर सेंस टू। ठीक है ना? हाउएवर द ऑडिटर शुड केयरफुली डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क डेलीगेटेड। रीजनेबल अश्योरेंस वो देख लेगा, है ना? सफिशिएंट लोग लगे थे कि नहीं। इन द गिवन केस ऑल द ऑडिटिंग procedures before the moment of signing a financial report have been performed by C.A. Suresh. However, the report could not be signed by him due to his unfortunate death. Later on, C.A. Chandra signed the report relying on the work performed by C.A. Suresh. Here, C.A. Chandra is allowed to sign the audit report, though he will be responsible for expressing the opinion. मतलब कि वो भले ही वो साइन कर रहे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल यही होगा, फिर सुरेश नहीं होगा, है ना? प्रोवाइडेड ही फर्दर एक्सरसाइजेज एडिक्वेट स्किल एंड केयर टू रिव्यू। इसका ज़्यादा डिटेलिंग अपन पढ़ेंगे ऐसे 600 में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? तो ये दिक्कत मिलेगी थोड़ी सी इसमें, समझ में आ रहा है कि मल्टीपल उसके बेसिस पे रहता है। चलो केस स्टडी करें। हेलो हेलो गाइस, ये पढ़ा है आप लोगों ने? कोई दिक्कत हुई है इसमें? मतलब बन जाएगा ये बोल रहे हो आप? तो अपन टाइम बचा लेंगे, बन जाएगा। चलो ठीक है, अपन सेकंड चैप्टर चालू करें। कोई ऐसा है जिसने पढ़ा और उसको समझ नहीं आया ये वाला केस स्टडी? बोलो बोलो बोलो। इस वाले में? हाँ, इस वाले का आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैंने नहीं दिया है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, बताओ। अच्छा, ये the independent audit of entities financial statement is a vital service to investors.
ट्रेड पेबल्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमिक एक्सचेंज एक्सप्लेन। हाँ, तो बहुत ही मतलब जेनरिक क्वेश्चन पटक दिया इन लोगों ने। कहा कि भैया इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाना तो एक इन्वेस्टर के प्रति एक सर्विस है, क्योंकि उन्होंने पैसे लगा रखा है ना। एक्सप्लेन कर कीजिए इस स्टेटमेंट को। ठीक है। हम्म क्वेश्चन ही वेग है। देखो, क्वेश्चन ही जेनरिक है। मतलब ये तो समझ लो कि जैसे ऐसा होता है ना कि दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई मैथ साइंस वाला तुमसे पूछ रहा है कि यार ऑडिट में यार क्या करते हो यार, आ रहा है सामने। ठीक है ना, इस टाइप का। या फिर एक फिलोसफिकल थॉट है कि भैया इंडिपेंडेंट ऑडिट करवा रहे हैं तो ये तो एक तरीके से सर्विस हो गई ना जो अपन उसको दे रहे हैं। ये रैंडम थॉट्स हैं बेटा, समझ रहे हो। कायदे से इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। पहले उन लोग को कंप्लीट करना चाहिए सारा टेक्निकल ग्राउंड, समझ आ रहा है। इसमें डिसीजन मेकिंग वगैरह के हिसाब से भी नहीं है बहुत प्रॉपर। एक सेकंड बेटा, है ना। हेलो हेलो। वॉइस ऑडिबल है और वीडियो दिख रहा है। हम्म, ठीक है। चलो, फिर क्या है। हाँ, तो इसको अपन आंसर रीड कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो अपन देखते हैं उन लोगों ने किस तरीके से दिया हुआ है ना। ठीक है, पहले तो फालतू बात कर रहा है ये कि एक अदर डिसिप्लिन से है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। यही है ना इसका। ऐसे कैसे है? ये तो बहुत अजीब सा है। ये तो बहुत ही गलत ही लग रहा है ये तो। एक सेकंड। अरे वो इधर उधर छप गए हैं, मुझे तो लग रहा है। नहीं। ठीक है। हाँ, यहाँ से फिर भी थोड़ा सा कह सकते हो आप कि चालू है। बहुत ही जेनरिक है यार, बहुत ही जेनरिक है। जितना जेनरिक क्वेश्चन है उतना ही जेनरिक आंसर है। मतलब ये बहुत पर्टिकुलर ओपिनियन वाली बात है बेटा। आ रहा है समझ में? टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है ये, समझ में आ रहा है, जो अपन स्टैंडर्ड या किसी पर्टिकुलर चीज के हिसाब से लिखते हैं। मतलब फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है ना। वो बहुत बुरा लगता है बेटा मेरे को ऐसा बोल के, लेकिन मैं क्या बोलूं, अनफॉर्चुनेटली यही इसका सही जवाब है। आ रहा है समझ में? क्योंकि मतलब ये प्रॉब्लम इनके सिस्टम की है। मतलब समझ रहे हो कि जिस चार्टर्ड को इन लोगों ने क्वेश्चंस बनाने दिए होंगे ना, तो उन्होंने टेक्निकल बनाने के बजाय मतलब फिलोसॉफिकल क्वेश्चन बना दिया। तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन में 100 टाइप्स ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं और 100 के 100 करेक्ट है। और हमें ये पता है कि चेकिंग वैसी होने वाली नहीं है। मतलब मेरी बात समझ रहे हो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसलिए आई हैव टू से कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के थोड़ा सा कंटेंट आपको बुक का लेना पड़ता है। मतलब तुम समझ रहे हो ना, मैं नॉर्मली रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार। गाइस, क्लियर है मेरी बात? हम्म क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया देखो, इन्वेस्टर ने पैसे लगाया, क्रेडिटर ने तुमको उधार दिया, आ रहा है समझ में।
तो उन्होंने तुमको पैसे दिए ना, तुमने पैसे से एक तरीके से हेल्प की, तो तुम उसके एक्सचेंज में इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं करा सकते। तो इट्स अ सर्विस, तुमको ये सर्विस तो देनी चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिट कराओगे तब तो तुमको क्रेडिटर पैसा देगा, तब तो तुमको शेयर होल्डर पैसा देगा। तो ये एक तरीके से इसको बोल रहे हैं कि इट्स एन इकोनॉमिक एक्सचेंज। समझ आ रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑडिट कराना तो आपकी वैसे जिम्मेदारी है, मतलब समझ में आएगा इस क्या बोला मैंने, है ना। तो इस तरीके का जेनरिक क्वेश्चन है ये। तो अब वो पूरा आंसर में ये साबित करने को लगा है कि कैसे ये ज़रूरी है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिट क्यों ज़रूरी है। तो इन दी एंड वो अल्टीमेटली आपको ऑडिट का ही रेलेवेंस समझाने में लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। फिर उसने ये भी बताया कि ऑडिट का रेलेवेंस तो देखो मैनेजमेंट के लिए भी है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ऑडिट अच्छे से हो जाएगा तो इन लोगों को कैसे फ़ायदा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेजेस की हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंट ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होंगे, समझ आ रहा है। आंसर में ना, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है ना बेटा, समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर सही नहीं है, मतलब ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये मैथ्स थोड़ी है। मतलब समझ रहे हो, अगर मान लो कि वो बोलता है कि भैया हमने डेटर्स, एक ऑडिटर था वो डेटर्स चेक करने गया, समझ में आ रहा है। अब डेटर्स चेक करने के लिए उसने ये 4 प्रोसीजर्स लगाए, समझ में आ रहा है। अब जब अपन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, ऐसे 500 है ऑडिट एविडेंस के बारे में, तो अपन टेक्निकली असेस कर सकते हैं कि उसका प्रोसीजर सही है कि नहीं है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे कि यार तुमको क्या लगता है कि ये तुम समझ रहे हो कि कैसा क्वेश्चन है, कि दो दोस्त खाली बैठे हुए थे, एकदम एकदम खाली, कोई काम ही नहीं था उनके पास। तो उनके दिमाग में, एक के दिमाग में एक चार्टर्ड था, तो दूसरे के दिमाग में थॉट आया, दोनों चार्टर्ड थे, तो एक के दिमाग में थॉट आया कि यार इंडिपेंडेंट ऑडिट तो मतलब कि यार सर्विस कहलाया यार, आ रहा है समझ में, कि वो हमको पैसे दे रहे तो अपन सर्विस दे रहे हैं। तो दूसरा जो है चार्टर्ड, वो अपना ओपिनियन दे रहा है, इसमें कुछ सही गलत तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मेरा पॉइंट समझ रहे हो। ये उसका ओपिनियन है, समझ में आ रहा है। तुम उसको टेक्निकल ऐसे, तुम्हारे पास क्या स्टैंडर्ड है जिससे कि तुम इस आंसर को सही या गलत के पैरामीटर में रख पाओगे, बस ये कि हाँ, जिस तरीके का क्वेश्चन है थोड़ा रेलेवेंट होना चाहिए, समझ में आ रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन भी उतना ही फालतू है जितना कि आंसर। हमको सिर्फ इसलिए करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को क्योंकि मॉड्यूल पे दिया हुआ है, दैट्स इट। समझ आई बात। देखो, तुम्हें इंडिपेंडेंट ऑडिट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। तुम्हें ये समझ में आता है कि हाँ, स्टेक होल्डर्स के लिए इंडिपेंडेंट होना, ऑडिट होना क्यों जरूरी है, मुझे ये बताओ। तो अगर तुम्हें इन दोनों सवालों का जवाब पता है ना, समझ ना रहे, तो इसका आंसर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, हमारे लिए रेलेवेंट है कि हम ऑडिट का रेलेवेंट समझें, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। फिर भी रीड कर लेते हैं इसको। ऑडिटिंग along with other disciplines such as accounting law equip you with the knowledge that it is required to enter into auditing as profession. No business or institution can effectively carry out its activities without the help of proper records. कह रहा कोई भी बिजनेस बिना प्रॉपर रिकॉर्ड के तो चल नहीं सकता। सिंस ट्रांजेक्शन्स अलग अलग टाइम पे होते हैं विद न्यूमरस अलग अलग लोगों से, अलग अलग एंटिटीज से, है ना, उनको प्रॉपर मतलब अकाउंटिंग कर लेना उनकी ज़रूरी है। पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर ड्रॉन अप, है ना, मतलब हम हर साल फाइनेंशियल्स बनाते हैं और अपनी सक्सेस को ओवरऑल मेजर करते हैं, है ना। पीरियोडिकल जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो हमको हेल्प करते हैं ताकि हम कर पाएँ कि हम सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। और अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम कभी एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो जनरली बेसिस हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, करेक्टिव एक्शन के लिए। यानी अपन लोग सोच के देखो ना, जब सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग अपन ने स्टार्ट किया था, तो अपन ने अकाउंटिंग को क्या बोला था कि अकाउंटिंग क्या है, इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या है, इंफॉर्मेशन। किसके लिए, यूजर्स के लिए। यूजर्स कौन है, मैनेजमेंट और सारे स्टेक होल्डर्स। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिट। मतलब कि उस इंफॉर्मेशन का करेक्ट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अरे समझ में, उसके बेसिस पे डिसीजन होने। भाई मैनेजमेंट को नई मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, समझ ना रहा है, ये फाइनेंशियल्स देख के ही तो पता लगने वाला है, क्लियर है, ठीक है ना।
तो कह रहा है ऑल दिस वुड बी पॉसिबल ओनली इफ स्टेटमेंट्स आर रिलायबल। तो ये सब तभी हो पाएगा जब स्टेटमेंट्स रिलायबल होंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, अगर गलत हुए तो डिसीजन गलत हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बिजनेस हैज रियली अर्नड प्रॉफिट बिकॉज ऑफ रॉन्ग अकाउंटिंग, ठीक है, तो एनुअल अकाउंट्स शो अ लॉस, द प्रोप्राइटर मे टेक डिसीजन टू सेल द बिजनेस, जबकि एक्चुअली में बिजनेस प्रॉफिट में था। एग्जाम्पल दे दिया इसने। इसलिए कह रहा है स्टेटमेंट्स जो है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एसेंशियल है। समझ रहे? और ये उन लोगों के लिए भी एसेंशियल है जिन लोगों ने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर, समझ रहे? उनको एक अश्योरेंस चाहिए कि भैया अकाउंट्स जो है वो फुली रिलायबल हैं। तो ये ऑडिटिंग ही है जो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। आज के इकोनॉमिक सिनेरियो में इंफॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है, जितना कि पहले नहीं था। समझ रहे? तो इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस हो गई किसको? इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को और दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन इकोनॉमिक एक्शन। बोलो, समझ आया क्या? नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, तुम फिर टेक्निकल जा रहे हो ना। टेक्निकल क्वेश्चन ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंस का मीनिंग थोड़ी पूछ रहा है, वो तो बेनिफिट्स पूछ रहा है ना। अरे तो तुम इंडिपेंडेंस पूछ रहा है, वो इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, अगर तो तुम टेक्निकल डिस्कशन क्यों कर रहे हो कि अपीयरेंस में भी जरूरी है और उसमें भी जरूरी है? समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? वो तो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑडिट इन लोगों के लिए क्यों जरूरी है। नहीं आया समझ में? ठीक है, इट्स अ सर्विस। अरे मेरे दादा, मैंने अब भी बताया इसके 100। नहीं मतलब देखो, मॉड्यूल का है तो इसलिए इस क्वेश्चन का यही होगा। हाँ, अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो हाँ आपको ऑब्वियस सी बात है फिर अपना टेक्निकलिटी लगानी पड़ेगी, लेकिन मोस्ट रेलेवेंट पार्ट आप लिखेंगे उसमें। समझ ना रहे? आप समझते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो अपन ने डिस्कशन किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो आप जब लिखेंगे अपना आंसर तो मोस्ट रिलेवेंट पार्ट लिखेंगे। अब थोड़ा सा जजमेंटल होगा, है ना? ठीक है, लेकिन सिंपल भाषा का यूज करोगे। टेक्निकलिटी वही लेकर के आओ जो अप्लाई हो। समझ ना रहे? डायरेक्टली, क्योंकि अगर टेक्निकलिटी उसके आंसर में नहीं है ना, सजेस्टेड आंसर में, तो हो सकता है वो समझ ही ना पाए, क्योंकि वो पूरा ऑडिट उठा करके देखने वाला है ही नहीं। अंटिल अनलेस ही इज अ टीचर ऑफ ऑडिट। समझ गए बात को? चलो, हाँ, और कोई डाउट है बेटा इसमें से? किसी क्वेश्चन बताओ। नित्या क्लियर है बेटा आपको? ठीक है, पढ़े एक सेकेंड। करेक्ट और इनकरेक्ट का फिफ्थ वन, ये स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। ये ये तो टेक्निकल है ना भाई। assumptions कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। नालायक, भूसा मारेंगे तुमको आके। ये नहीं याद है? बताओ जल्दी, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption कौन से होते हैं? आवाज आ रही है मेरी? बताओ कौन से हैं? हेलो हेलो, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। हेलो हेलो, याद है कि नहीं? गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या ये लिखते हो कि हाँ हमने गोइंग कंसर्न फॉलो किया है, हाँ हमने कंसिस्टेंसी फॉलो की है? बताओ, हाँ हमने अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, क्या आप ये लिखते हो? नहीं, ये तो अज्यूम्ड होता है कि है। तो आप नहीं लिख रहे हो, उसका मतलब आपने फॉलो किया है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको लिखना कब पड़ेगा, इसका डिस्क्लोजर कब देना पड़ेगा? जब आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। हेलो हेलो, ठीक है? ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ऑडिट का उतना रेलिवेंट है भी नहीं मतलब। ठीक है, चलो पढ़े आगे, पढ़े सेकंड चैप्टर।
हाँ, अगर और कोई डाउट है फर्स्ट में तो बता दो, नहीं तो अपन ये चालू करें। बोलो। हेलो। हेलो। चलो भाई सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब फिर से एक बात है ना, ये सेकंड चैप्टर जो है वो इंस्टीट्यूट का सीक्वेंसिंग सही नहीं है बेटा, समझना रहे। इंस्टीट्यूट की सीक्वेंसिंग बड़ी खराब है, समझना रहे। उन लोगों ने सेकंड चैप्टर दे दिया है टेक्निकल, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अच्छा, पहले प्लानिंग होगी कि पहले परफॉर्मेंस होगा? पहले प्लानिंग होगी, ठीक है ना। लेकिन जानते हो आपको समझ में पहले क्या आएगा? परफॉर्मेंस, है ना। अपन स्टार्ट कर देते हैं प्लानिंग ही, है ना, तो इससे समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपको रियल चीज पता चलेगी परफॉर्मेंस में, समझ रहे। यानी इनिशियली शुरुआत से पहले प्लानिंग होनी चालू नहीं हुई, समझ रहे, सीधे एग्जीक्यूशन होना चालू हुआ। फिर धीरे धीरे इतनी सारी चीजें इंक्लूड हो गई कि प्लानिंग की जरूरत पड़ी। जब आप किसी बड़ी फर्म में जाएंगे ना, अगर मान लो कि आप किसी बड़ी फर्म में जाते हैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वगैरह के लिए, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे एरियाज होते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और एक एरिया बहुत बड़ा होता है प्लानिंग का, समझ में आ रहा है। तो एज ए फर्स्ट ईयर आर्टिकल आपको प्लानिंग का एरिया कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। गाइस आपको समझ में आ रहा है ना। तो पहले आपको मिलेगा क्लेरिकल एरिया, पहले आपको मिलेगा परफॉर्मेंस, बेसिक चीजों का, रूटीन चीजों का, और उसके बाद फिर मिलेगा आपको प्लानिंग का एरिया, समझ में आ रहा है। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी डबल मेहनत है, लेकिन हाँ मुझे आशा है कि आप लोग संभाल लेंगे, ठीक है ना। बोलो भाई, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अगर आपको ये बोला जाएगा ना कि डेटर्स कैसे चेक करना है, ये बात समझना आपके लिए आसान है, समझ में आ रहा है कि अच्छा 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 उनको लेटर लिखें और अपन उनसे कंफर्मेशन ले लें, ये इजी है, समझ में आ रहा है। जानते हो क्या मुश्किल है? ठीक है, ये मुश्किल है कि कैसे हम सिलेक्ट करें डेटर्स को, कि कौन से डेटर्स से मंगाना है और कौन से डेटर्स से नहीं मंगाना है, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, आ रहा है समझ में? और सच बता रहा हूँ, मतलब लिटरली खाली बैठ करके थिंकिंग का काम है ये, समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सिचुएशन पॉसिबल है कि लफड़ा हो जाए, मतलब बिल्कुल रैंडम, बिल्कुल ही रैंडम। समझ आया मैंने क्या बोला गाइस? ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं प्लानिंग, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले पढ़ा 210, 220 का थोड़ा सा डिस्कशन है जो मैंने स्किप किया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल वाला, है ना। 210 कहता है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन कर लो, क्लाइंट के साथ तय कर लो कि भैया क्या अपने ऑडिट करने वाले, देखो मैं क्या करूंगा, तुम क्या समझना, ये सब अपन ने तय कर लिया उसके साथ, ठीक। अब द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन ऑडिट, एफिशिएंट ऑडिट, इफेक्टिव ऑडिट, है ना, टाइमली मैनर में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है ये, प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। प्लान किस चीज पे बेस्ड होगा? नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। प्लान किस चीज पे बेस्ड होगा? नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं एक एंटिटी में ऑडिट करने जा रहा हूं, तुमको अगर समझना है ना प्लानिंग, तो बस आंख बंद करके सोचना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। ऐसा अपन हर 10 मिनट में करेंगे, ठीक है ना। सोच के देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि यार एक एंटिटी की प्लानिंग कर लो जरा ऑडिट की, समझ ना रहे, तो इतना स्टैंडर्डाइज तो है नहीं कि सैकड़ों हजारों कंपनीज हैं। अच्छा ऑडिट का प्लान बनाना है, मैंने लेकर के बना दिया, समझ ना रहे। तुम्हारा सवाल होगा कौन सी एंटिटी है भैया, क्या काम करती है, अरे समझ में, कितना टर्नओवर है। जब तुम कुछ बातें जान लोगे एंटिटी के बारे में, तभी तुम क्या बनाओगे उसका प्लान। जब तुम कुछ चीजें एंटिटी के बारे में जान लोगे, आ रहा है समझ में, तो प्लान्स विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। क्लियर है क्या गाइस? हेलो हेलो हेलो, है ना। ऑडिट प्लानिंग पे एक स्टैंडर्ड है ना, ऐसे 300, ठीक है। चलो, तो पहली लाइन हो गई अपनी, क्लाइंट शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। कोई भी बात इलॉजिकल लगे या समझ नहीं आए तो मुझे बताते जाना, ठीक है। तो प्लान में क्या क्या कवर होगा?
ठीक है ना. नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर. तो इट इज मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों बातें ऑलमोस्ट सेम चीजों को बता रही है. बस हाँ, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का दायरा बड़ा है और अकाउंटिंग सिस्टम सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा है. यानी एंटिटी का पूरा सिस्टम समझो, कैसे रिकॉर्ड करते हो, क्या कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, क्या सिस्टम है, कितने लोग रख रखे हैं तुमने, समझ रहे, तुमने अकाउंटिंग करने का अपना पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश कैसे किया है. देखो कुछ भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती, इस बात को समझ लेना. समझ में रहा है. तुम अगर बिजनेस करने जाओगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड. अभी क्या है कि कुछ लोगों के घर में बिजनेस, जिन लोगों के घर में है, समझ में रहा है, तो आपने उस बिजनेस को सेटअप होते हुए नहीं देखा है. समझ में रहा है. आपने उस बिजनेस का इवोल्यूशन नहीं देखा है. समझ में रहा है. आप उसका मेच्योर्ड रूप देख रहे हो जो कि सेट है. समझ में रहा है कि डेली क्या होता है. डेली क्या होता है कि भैया एक वो जाते हैं, समझ में रहे, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें वो परफॉर्म करते हैं, सेल करते हैं, शाम को घर आ जाते हैं. समझ में रहे, पीरियोडिकली वो एक अमाउंट निकाल लेते हैं. बट ऐसा हमेशा से नहीं था. समझ में आ रही है बात. ठीक है. चीज़ें क्या होती हैं, इवॉल्व होती हैं. समझ में आ रहा है. सबसे पहले वो अकेले होंगे या उन्होंने किसी दोस्त के साथ, या कैसे, जिनके भी घर में बिजनेस है, या रैंडम जिनके घर में बिजनेस नहीं है, वो भी इस बात को समझिए कि आप किसी बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हो. आप स्क्रैच से जब स्टार्ट करते हो, समझ आ रहा है, ठीक है ना, तो आप सोचते हो कि हाँ यार, ये वाला प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करूँ, बनाऊँ, बेचूँ, अरे समझ में, इसमें अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट होगा. तब आप अकेले होते हो. समझ में आ रहा है. फिर आपको लगता है कि यार अच्छा प्रॉफिट है, और मैं अगर मान लो एक एम्प्लॉय रखता हूँ तो शायद मैं कुछ दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाऊँ. समझ में आ रहा है. और ऐसा करके मैं क्या कर पाऊंगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगा. तो अगर मैं एक एम्प्लॉय रखता हूँ, तो सिंस मैं दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा, तो शायद मैं 10-50 हज़ार रुपये ज़्यादा कमा लूंगा. तो मैं उस एम्प्लॉय को 5-10 हज़ार रुपये दे सकता हूँ. गाइस, समझ में आ रहा है ना. इसी कड़ी में आते हैं अकाउंट्स, क्योंकि भैया अब मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो कल को इनकम टैक्स वाले आए तो मुझे उनको हिसाब किताब बताना पड़ेगा पूरा. क्लियर है गाइस. समझ में आ रहा है. मुझे पूरा अपने डिसीजन मेकिंग के लिए बनाना पड़ेगा ना कि भैया कितना माल आया, कितना क्या, हर चीज़ का मुझे हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा बिजनेस बढ़ रहा है. गाइस आप लोग हैं साथ में मेरे, है ना. तो अब मैं जब हर चीज स्क्रैच से सोचता हूं ना, तो दैट इज बिल्डिंग ऑफ पॉलिसीज. समझ में आ रहा है. उस समय मैं पॉलिसीज बिल्ड कर रहा होता हूँ. समझ में आ रहा है. तो जब मान लो मैं सोच रहा हूँ कि अरे यार ये खूब सारा हो गया, चलो इसका हिसाब किताब रखने के लिए मैं किसी बंदे को रख लेता हूँ. तो अब ऐसा नहीं होगा कि तुमने किसी बंदे को रखा तो वो अपने आप हिसाब किताब करने लगेगा. तुम उसको बताओगे कि व्हाट इज योर पर्पस, तुम क्या चाहते हो. अरे समझ में. और जैसा तुम बताओगे, वैसा वैसा जो है वो करने लगेगा. गाइस आप पॉइंट समझ रहे हैं एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ. समझ में आ रहा है. मतलब जब आप ये समझो कि ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस आपने अकाउंटेंट रख लिया और अब बस वो करने लग गया अकाउंटिंग. समझ में आ रहा है. जर्नल एंट्री तो करनी है, ऐसा नहीं होता है. आ रहा है समझ में. ठीक है. हेलो 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 गाइस, है ना आप लोग साथ में. हाँ. ठीक. ठीक है. फिर क्या है, एक सेकंड, है ना, शायद कुछ गड़बड़ हुई है. मेरी आवाज तो आ रही होगी आप लोगों को, है ना. ठीक है. ठीक है, फिर से मैं कर रहा हूँ. हाँ. तो ये डिस्कशन आपको समझ में आया, है ना. ये डिस्कशन बेसिकली था कि इंटरनल कंट्रोल्स या कोई भी सिस्टम्स जो है वो कैसे डेवलप होते हैं. समझ में आ रहा है. मतलब मैं जब इनिशियली मतलब क्लास ओपन की थी, तो मैं ढूंढता था फोटोकॉपी की शॉप्स. आ रहा है समझ में, कि कहाँ पर सबसे सस्ते में होती है. समझ में आ रहा है. तो छोटी लाइन के पास एक जगह होती थी सस्ते में. समझ में आ रहा है. तो मैं क्लासेस के बीच में से ऐसे जो 15 मिनट निकलता था, तो मैं उसमें जाता था. समझ में आ रहा है. उनको दे करके आता था, फिर उनसे टाइम डिसाइड करता था कि कितनी कॉपीज वो मुझे शाम तक दे देंगे या अगले दिन सवेरे दे देंगे. फिर मैं लेने जाता था.
आ रहा है समझ में? तो ऐसे मतलब फिर है ना, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सिस्टम डेवलप किया। मैंने कहा कि यार चलो एक इंटरनल कंट्रोल, मैंने कहा प्रिंटर खरीद लेते हैं। तो वो प्रिंटर मेरा क्या बन गया बेटा, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है ना गाइस, है ना? तो अब समझना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम्स। क्लियर है? ठीक है। अब मान लो कि मैं प्रिंटर से निकालता था कॉपी, है ना? हेलो 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 हेलो, है ना? हाँ, बीच बीच में हाँ हाँ बोलते रहता रहो, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता ना कनेक्शन कहीं लॉस तो नहीं हो गया, है ना? ठीक है। तो मैंने प्रिंटर ले लिया, समझ में आ रहा है? प्रिंटर के बाद मैंने फोटो कॉपियर ले लिया। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब फोटो कॉपियर से मेरी कॉपीज जो है वो सस्ते में होने लगी। अब मेरा पर्पस समझना, अगर मेरा पर्पस है कि सस्ती होनी चाहिए, क्लियर है, तो कॉपियर से सस्ती होने लग गई, समझ रहा है? लेकिन कॉपियर कुछ पेजेस खराब कर देता था। कॉपियर जो है वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट का आया, समझ रहा है? और उसके पार्ट्स भी ओवर द पीरियड क्या होते थे बेटा, खराब होते थे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जब, तो हो सकता है कि मैंने लगा लिया और मैं खुश भी हूं। अब ये बिजनेस के एंड से है। सोच के देखो, अगर मैंने ऑडिटर को अपॉइंट किया कि भाई जरा चेक करना, अभी मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात नहीं करके, अगर मान लो कि मैं सिर्फ इंटरनल ऑडिट की बात करूं, तो मैं बोलूँ कि हाँ यार जरा देख लेना कि मतलब मेरा बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरा काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर ऑडिटर अपने दिमाग वाला है तो वो हो सकता है कि आइडेंटिफाई करे कि भैया हमने फोटोकॉपी मशीन क्यों ली। तो वो पूरी कॉस्ट जो है आइडेंटिफाई करके बोले कि भैया आपका प्रिंटर से ही वो निकालना ज़्यादा सही रहता है, आपका इसमें टाइम ज़रूर बचता है लेकिन आपकी कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि एक पार्ट आपका इतने इतने मतलब कॉपीज़ के बाद चेंज होता है, समझ में आ रहा है? तो आपकी पर कॉपी की कॉस्ट जो है वो इस तरीके से बढ़ती है। यानी आपकी रनिंग कॉस्ट तो कम है, समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट अच्छी है भी। गई समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? ठीक है, ये सारा डिस्कशन काम का है। ओवर द पीरियड ये इट विल मेक मोर सेंस टू यू जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? एस्टैब्लिशिंग द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस एंड टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो, तो मैंने तुमको ये बताया कि एक छोटे छोटे सिस्टम्स कैसे बनते हैं, समझ रहा है? इन सिस्टम्स की जानकारी जब ऑडिटर लेगा ना, जब ऑडिटर बात करेगा एंटिटी में, तब उसको पता चलेगा। तुम समझे ना कि पहले मैं जाता था दुकानों में करवाता था, फिर मैंने प्रिंटर लिया, फिर मैंने फोटो कॉपियर लिया। अभी अगर मैं ऑडिटर को अपॉइंट करूं तो वो देखेगा सीधे कॉपियर, उसको नहीं पता ये स्टोरी। उसको ये स्टोरी कब पता चलेगी बेटा? उसको ये स्टोरी तब पता चलेगी जब वो बात करेगा, समझ रहा है? और मैं इसी बात कर रहा हूं आप लोगों से, समझ रहा है? कि वो जो है वो डिस्कशन करेगा तो उसको इंटरनल कंट्रोल्स और उन सारे सिस्टम्स के बारे में पता होगा। मतलब या तो मैंने लिखित में रखे होंगे बहुत सारे सिस्टम्स, समझ रहे? जैसे कि किसी का एडमिशन होगा तो पहले फॉर्म भरा जाएगा, इतने इतने दिन का होगा। तो ये जो पॉलिसीज डेवलप हुई हैं कि फॉर्म भरा जाएगा, क्यों हम 7 दिन का डेमो देंगे, क्यों हम 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये हर एक पॉलिसी जो है वो डेवलप हुई है किसी पर्टिकुलर पर्पस के कारण, समझ में आ रहा है? किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के कारण। क्लियर है गाइस? चलो देखो, तो है ना, इंटरनल कंट्रोल पे वो भरोसा करेगा। अब वापस से आ जाओ कि हम कौन से ऑडिटर की बात कर रहे हैं, जो कि क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा। वो किसको देखेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है ना? क्लियर है? डिटर्मिनिंग एंड प्रोग्रामिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, ये एक फ्रेज है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, ये बहुत जगह यूज होगा, समझ रहे? तो ओवरऑल ऑडिट में कितनी डेप्थ में करूं, ये डिपेंड करेगा कि एंटिटी के सिस्टम्स कितने अच्छे हैं। तो जेनरिक जो हम ऑलमोस्ट पूरे ऑडिट के दौरान ये डिस्कशन करते रहेंगे, वो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि जितने सिस्टम्स कम होंगे एक एंटिटी में, जितने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जितनी पॉलिसीज कम होंगी, उतना गहन ऑडिट लगेगा, उतना डेप्थ में ऑडिट लगेगा। जितनी ज्यादा, जितना प्रॉपर पॉलिसीज वगैरह एस्टैब्लिश होंगी, उतनी ही कम चीजों के ऑडिट में ही मेरा काम जो है वो चल जाएगा। बोलो गाइस। नहीं नहीं, ये अभी नहीं 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 नहीं, ये अभी अपन
एक्सटर्नल ऑडिट की ही बात कर रहे हैं सिर्फ, आ रहा है समझ में? जो हम नॉर्मली ऑडिट पढ़ रहे हैं तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? वो है एक्सटर्नल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल सिस्टम्स पे को चेक करके, समझना, रीजनेबली चेक करेंगे। वो इस बात का भरोसा हासिल करेगा कि मैं अकाउंट्स पे कितना भरोसा कर सकता हूं। मतलब पॉइंट समझो, मैं जब ऑडिट करने जाऊंगा ना तो मुझे सेल्स कैसे चेक करनी है, समझना। जैसे कि मैं तुमको बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना है ना, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बहुत पर्टिकुलर वाला तुम्हारे लिए चुन रहा हूं, ठीक है? 3-4 मैं दे दूंगा एग्जांपल। मुझे ये देखना है कि भैया कैश का गबन हुआ कि नहीं, कैश में गड़बड़ी हुई कि नहीं, आ रहा है समझ में? ठीक है, मैं ऑडिटर हूं और मेरे को अगर ये चेक करना है कि कैश में कुछ गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, आ रहा है समझ में? तो क्या रास्ते हैं मेरे पास? एक है सब्सटैंटिव चेकिंग, समझना रहा है? तो ऑडिटर मेनली किसके लिए आता है कि वो एक एक पेमेंट और एक एक रिसीट को आइडेंटिफाई करे। गाइस आपको समझ में आया क्या ये वाली बात? बहुत ध्यान से समझना, पूरा लंबा एग्जाम्पल है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी हर एक डिटेल आपको पता रहे, ठीक है? समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, मुझे ये चेक करना है कि भैया कैश में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना? हर एक रिसीट चेक कर सकता हूं और हर एक पेमेंट चेक कर सकता हूं। समझ में आ रहा है गाइस? है ना? ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो नंबर ऑफ रिसीट्स और नंबर ऑफ पेमेंट्स हजारों में है, सैकड़ों हजारों में है, समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली कर तो सकते हो तुम चेक, लेकिन उसमें इतना टाइम लग जाएगा। तो अब क्या है कि मैं चेक करूंगा, मैंने रैंडमली निकालूंगा कि कोई भी 10 बीच की निकाल ली मैंने पेमेंट, कोई भी 10 निकाल ली मैंने, है ना? क्लियर है? चलो एक नंबर रखते हैं, 10,000 एंट्रीज रिसीट्स की हैं और 10,000 एंट्रीज पेमेंट्स की हैं। समझ आ रहा है? 10,000 एंट्रीज रिसीट्स की हैं और 10,000 एंट्रीज क्या की है बेटा, पेमेंट्स की। क्लियर है? मुझे क्या चेक करना है कि सही है कि नहीं, मैं 10,000 चेक कर सकता हूं क्या? नहीं। समझ रहे? तो बताओ कितनी चेक करना चाहते हो? याद रखना तुम्हारे पास पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सिर्फ कैश नहीं है, कैश एक बैलेंस शीट का आइटम है बस। समझ आ रहा है? तो 20 चेक करोगे, चलो 10,000 में तुमने 20 चेक किए रिसीट में, 10,000 में तुमने 20 चेक किए पेमेंट में। आ रहा है समझ? सही निकले सारे? मुझे बताओ, मान लो कि सब सही है। हम्म हम्म, चलो लो एक और निकाल ली तो 40 हो गए ना भाई। तुम बोल लो 40-40 निकालना है मुझे। अरे भाई मेरे, समझना है? तुम पहले 10 भी लगातार थोड़ी निकाल रहे हो, रैंडम निकाल रहे हो ना। अब 2 बार निकालो कि 4 बार निकालो, तुम टोटल एक बार में बता दो ना। नहीं आया समझ में? ठीक है ना, तो तुम करो ना, मैं तो नंबर ऑफ सैंपल की बात कर रहा हूँ, तरीका तुम्हारे ऊपर है, कितने भी तरीके से करो। लेकिन जो भी तरीके तुमने लगाए उसके बाद तुम दम से कह सकते हो क्या? नहीं दे सकते, बिल्कुल सही, रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हो, लेकिन इतने प्रोसीजर पे दे दोगे या कुछ और लगता है कि चेक कर सकते हैं? कुछ और कर सकते हो क्या? एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, लेकिन है रास्ते, सोच के देखो। हाँ बताओ। हाँ एक सेकंड रुक जा, चरण 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 चरण, दूसरों को भी बोलने देना। हाँ तुम बोलो, कौन बोल रहा था? मैंने तुम्हें एरिया दे रखा है, मैंने तुम्हें एरिया दे रखा है, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट। बताओ इंपॉर्टेंट एरिया, तुम्हें ठोस बताना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्टिव चीज नहीं, एग्जैक्ट चीजें बताओ क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब कि तुम बड़ी पेमेंट उठाओगे। समझ में आ रहा है? सैंपल करने का मेथड हो गया तो कि तुमने बड़ी पेमेंट उठाई, गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? ये एक तरीका हो गया, और बताओ। अभी भी लेकिन हम सब्सटैंटिव पे ही हैं, है ना? और क्या क्या पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास, मुझे बताओ।
जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या तुमको लग रहा है, क्या पता चला? हम्म। ये तो तुमको पता चलेगा चेक करने के बाद ही ना। ये हर्षिता बहुत सही, बहुत सही, ये बिल्कुल सही बताया तुमने। समझ में आ रहा है कि जो अटपटा लग रहा है बेटा, एक्चुअली में तुमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारे रैंडम थॉट्स एक्चुअली में ज्यादा करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, जो तुम अपने नॉलेज बेस से दे रहे हो, टेक्निकल आंसर्स की उतनी कीमत नहीं है। समझ में आ रहा है, तुम्हारे थॉट अगर तुम वहां तक पहुंच सकते हो तो वो टेक्निकल आंसर है। मैं भी बताऊंगा और क्या क्या कर सकते हो। गुड, ये भी हो गया एक तरीका। तुम बड़ी पेमेंट्स उठाओगे, तुम अनयूजुअल ट्रांजेक्शन उठाओगे। मैं तुम्हारे पॉइंट को टेक्निकलिटी दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि अनयूजुअल ट्रांजेक्शन उठा लोगे। वेरी गुड, लेकिन अभी भी हम सब्सटैंटिव पे हैं। मैं बताऊंगा तुमको। और बताओ, ये सारा डिस्कशन हम इसके लिए कर रहे हैं, प्लानिंग के लिए। मैं बताऊंगा तुमको, सीधे इस पॉइंट से रिलेट करेंगे अपन, है ना? ठीक है, बोलो और बोलो। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो बताओ। देखो, अनयूजुअल अनयूजुअल वो उसमें काउंट हो गया, जो हर्षिता ने बोला ना, ये उसमें काउंट हो गया। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। लेकिन और कोई और कुछ, मतलब ये सही है, ये ऑलरेडी हो गया, लेकिन अनयूजुअल में मैं काउंट कर रहा हूँ इसको। और कोई? और क्या कर सकते हो, तुम ऑडिटर हो भाई साहब। अरे सुन, तुम बताओ कि तुमको भरोसा चाहिए ज्यादा कि यार ये सही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कैसे तुम भरोसा लेकर के आओगे? मैं तुमको बताऊंगा और बिल्कुल टेक्निकल होगा वो। समझ में आ रहा है? मतलब तुमको सुनने में लगेगा कि भैया कैसी बात कर रहे हो, ऐसा करेंगे क्या? और मैं तुमको स्टैंडर्ड्स में दिखा सकता हूँ कि ये लिखा होगा। हम्म। देखो मेरी बात सुनो, हमने जो सैंपल उठाए 20, समझ में आ रहा है, उसमें हम बिल्कुल वो उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब उन 20 को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तुम बोलो अच्छा अपना पॉइंट और पूरा कंप्लीट करो, शायद उसमें कुछ निकल आए। हाँ। अग्रीड ना, जाओ डेप्थ में, खूब डेप्थ में जाओ, प्रॉपर करो, बात कर लो यार उससे, कोई दिक्कत की बात नहीं। करवा दी एंटिटी ने बात, ऑथेंटिकेट हो रहा है। और क्या? चलो अच्छा, मैं बताता हूँ कुछ पॉइंट। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ। हाँ मतलब चेकिंग करना तो यही होगा ना। समझ में आ रहा है? मतलब वही तो बात चल रही है कि हम 20 चेक करेंगे, तो चेक तो ऐसे ही करेंगे ना। ठीक है, सुनो, मैं रिलायंस और कैसे लेकर के आऊंगा, ये वाली बात है। तो अब सुनो मेरी बात। कैसे? बड़े और छोटे अमाउंट के बेसिस पे ना। मैं कह रहा हूँ बड़े और छोटे अमाउंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो नॉर्मल और अनयूजुअल हो गया। हम्म। हम्म। ठीक है, सही जा रहे हो। हो सकता है, हो सकता है कि कैश पेमेंट किसी एक जगह को ही जा रही हो कोई। बिल्कुल सही। सही है, ये भी सही है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, और मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। तुम ना, पता क्या करोगे, तुम बैठोगे कैशियर के साथ, समझ में आ रहा है, और उससे बात करोगे और कैसा चल रहा है। समझ में आ रहा है? तुम देखोगे कैशियर की सैलरी, तुम देखोगे कैशियर की लाइफ स्टाइल। गाइज आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो? है ना? बेटा, अगर तुमको लगता है ना कि कैशियर ही बंदा सही नहीं है, तो फिर 20 ही सैंपल नहीं निकालेंगे हम, हो सकता है हम 200 सैंपल निकालें। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? जब तुम एक सैंपल की डिटेल मंगाते हो तो कितनी देर में आती है? समझ में आ रहा है? अगर किसी एक सैंपल की तुम डिटेल मंगा रहे हो, अगर वो डिटेल तुमको ला करके दी जा रही है, समझ में आ रहा है, तो उसको रखने का सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब समझ रहे हो?
देखो इसको ना मैं अगर तुमको क्लियरली बताऊं तुम्हारे नॉलेज के पॉइंटर से, तो कि तुम एक चीज का सबूत मांगते हो ना, और अगर वो तुमको 2 मिनट में मिल जाता है, मतलब एंटिटी का सिस्टम सबसे परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। अब जहां ऑर्गेनाइज हैं सारी चीजें, वहां पर मेरे को ऑब्वियस ही बात है, शक जो है वो कम होगा। मुझे अगर हर एक चीज को चेक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है एंटिटी, चेक करवाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है हर एक चीज, तो मेरा जो है शक बढ़ेगा एंटिटी के ऊपर। समझ रहे, कि किसी भी एक चीज को चेक कराने के लिए बिल्कुल रैंडम पता नहीं कहां से निकाल करके लेकर के आ रहे हैं वाउचर की, बोले अरे यार वो वहां पड़ा होगा, उस ड्रॉर में पड़ा होगा, नहीं वो वहां होगा उसकी फाइल में होगा, उसके कबर्ड में ढूंढ रहे हैं। निकल भी आया वहां से सबूत, लेकिन मेरे ऊपर जो इंप्रेशन था वो खराब हो गया। मेरा पॉइंट समझो, ऑडिटर की चेकिंग इन सब चीजों के बेस पे बढ़ती चली जाएगी। हम अभी जो बात कर रहे हैं ना, जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि हम 20 सैंपल निकालेंगे, तो हम ये भी बात करेंगे कि हम उन 20 सैंपल को चेक कैसे करेंगे। इसको बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर बेटा। समझना रहे कि उस 20 को तुम कैसे चेक करोगे, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर है, लेकिन तुमको 20 ही चेक करने चाहिए या ज्यादा। समझना रहे, इसके लिए ऑडिटर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स अपनाता है, मतलब मैनेजमेंट से डिस्कशन, मतलब मैं मैनेजमेंट से डिस्कशन करूंगा जिससे मुझे इस बात का अंदाजा लगेगा कि एंटिटी की हालत कैसी है। समझ ना रहे, मैं एक्सपेंसेस का नेचर इस हिसाब से देख सकता हूँ कि भैया ये वाली एंटिटी, समझ ना रहे, इनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि ये इस लग्जरी में खर्चा करें, तो उन्होंने इस लग्जरी में खर्चा क्यों किया। मैं कोरिलेट कर ले सकता हूँ चीजें, आ रहा है समझ। मुझे शक किसी भी चीज से हो सकता है, मैं डाउट लेकर के नहीं गया हूं अपने दिमाग में, ये बात समझना। मैं तो नॉर्मल अपने सैंपल चेक करूंगा, लेकिन हाँ, जनरल बात करते करते अगर कुछ निकल गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। मैं बात कर रहा हूँ सब बिल्कुल नॉर्मल निकला, मैंने 20 सैंपल निकाले, सब कुछ नॉर्मल निकला, बस मैं ऑडिट करके आ जाऊंगा। मैं बोल दूंगा कि हाँ रीजनेबल अश्योरेंस है, लेकिन सिर्फ किसी एक प्रोसीजर के बेस पे नहीं। बोलो गाइस, क्लियर हुआ? तो जितनी डेप्थ, हाँ, जितनी डेप्थ में मैं चेकिंग करता हूं, हाँ, हाँ, एक्चुअली में क्या होता है ना, कि देखो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन ऑडिट की ये जो विंग है ना, ये ओवर द पीरियड बहुत डेवलप हुई है। तो आपको ये चीजें पता लग जाएंगी कि कहाँ कहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझ आ रहा है, तो बहुत ही मैच्योर लेवल पर हो गई है ये। समझ आ रहा है, इसलिए तो आपको 3 साल का टाइम मिलता है कि आप प्रॉपर एक्सप्लोर करो फील्ड को। ठीक है ना? चलो, तो ये जो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट है ना, एक सेकंड बस मेरे को ये कंप्लीट कर लेने दो कि नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट। हेलो बेटा, ये जो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट है, ये इसके बारे में बस बता दूं, मैं सुन लो कि कितनी डेप्थ में मैं चेकिंग कर रहा हूं, उसको मैं बोलूंगा कि नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, कितनी डेप्थ में मैं चेकिंग कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब बोलो, अब किसको डाउट है? हाँ, कोई कोई एक प्रोसीजर नहीं है, मतलब समझो, कोई एक जनरलाइजेशन नहीं है। समझ ना रहा है, मैं एक एंटिटी में जाऊंगा ना, तो मुझे 50 तरीके के फैक्टर्स नजर आएंगे। आ रहा है समझ में? और सारा कुछ ऐसा चलेगा कि ज्यादातर फील क्या दे रहे हैं मुझे ये सब फैक्टर, तो तुम किसी इंडिविजुअल फैक्टर के बेस पे डिसीजन ले ही नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? ऑर्गेनाइज है चीजें, अगर तुम सिर्फ बात कर रहे हो कि भैया चीजें ऑर्गेनाइज है, तो मैं बोलूं कि भैया अच्छा है या बुरा, तो अच्छा ही है ये। समझ में आ रहा है? तुम बोलो कि भैया ऑर्गेनाइज में ये भी तो हो सकता है कि यार चीजें गड़बड़ हो, तो हो सकती है ना, क्योंकि मैंने 50 फैक्टर के बारे में भी डिस्कशन नहीं किया। मैं एक पर्टिकुलर फैक्टर सही या गलत बोल रहा हूं ना, तो उससे डिसीजन मेकिंग हो नहीं जा रही मेरी कि सब सही है। लेकिन हाँ, ये प्लस पॉइंट है ना। ऐसा, अब पूछो अपना डाउट। क्लियर हो गया तुम जो मैं कह रहा हूं? हाँ, हाँ, समृद्धि कुछ पूछ रही थी क्या? हाँ, हाँ, लिखी को बताओ।
तुमको लगता है कि पॉसिबल सेट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं उससे क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूं? समझ ना रहे कि ये 10 क्वेश्चन मैं पूछूंगा उससे? क्या लगता है तुमको? है ना? और दूसरी बात कि अगर मान लो कि वो फ्रॉडिस्टर ही है, देखो दो चार चीजें होती हैं। एक तो मेरे को उससे बात करके उसकी क्वालिफिकेशन का अंदाजा लगेगा, वो कितना केयरलेस है इस बात का अंदाजा लग सकता है। मतलब मेरा पॉइंट समझो, मैं उससे जब बात कर रहा हूं तो उसके बिहेवियर से मुझे सिर्फ फ्रॉड का अंदाजा नहीं लगेगा, मुझे उसकी एबिलिटीज का अंदाजा लगेगा, जिससे कि मैं गलतियों का अंदाजा लगा सकता हूं। समझ में आ रही है बात? दूसरा, कि मैं उससे जो बात कर रहा हूं उससे मैं किस बात का क्या इंप्रेशन ले रहा हूं ये कोई नहीं सोच सकता। ये सारा मैटर एक्सपीरियंस का है, नहीं तो वो अकाउंटेंट लेवल पे नहीं बैठा होता। आ रहा है समझ में? ठीक है, हाँ। और किसी का कुछ डाउट है? हेलो, हेलो, हेलो। देखो बेटा, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें अगर अपन ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे तो भैया 50,000 पन्ने की ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, फिर रिलेवेंस ही खत्म हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए ऑडिट रिपोर्ट को कानून ने अपने कब्जे में ले लिया कि हम जो बताएंगे वैसे ही लिखना। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बातें आप अलग से एलओआर में लिख सकते हो, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे 580, और नहीं रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन एक अलग चीज है, मतलब लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि मैं मैनेजमेंट से एक तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ, तो वहां पर फिर मैं बोल सकता हूँ। इनफैक्ट प्रैक्टिकली कुछ एंटिटीज ऑडिट को लेकर के इतनी सीरियस होती है कि मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, भैया ये एम्प्लॉय सही नहीं आ रहा आपका, ऑडिट रिपोर्ट डिले हो जाएगी, मैं नहीं जानता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बात मेन ऑडिटर कह सकता है, आर्टिकल्स जनरली नहीं कह पाते हैं। समझ में आ रहा है? डिपेंड करता है कि ऑडिट फर्म ने अपने एम्प्लॉयज को कितना फ्रीडम दे रखा है। समझ में आ रहा है? एंटिटी कितनी वो है, तो बहुत सब्जेक्टिविटी है मतलब। लेकिन हाँ, अगर एम्प्लॉय सही नहीं काम कर रहा है तो ऑडिटर्स की शिकायत उसके अपर लेवल से कर देगा, वो इमीडिएटली रनिंग ऑडिट में हो जाएगी, उसमें ऑडिट रिपोर्ट तक जाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, बोलो गाइस, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, चलो। फिर क्या है? कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, तो प्लान में बहुत सारी चीजें आएंगी। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो प्लान चेंज भी होते हैं, ऑडिट करते करते कोई नई चीज मिल गई, है ना? ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट फर्दर एक्सपाउंड्स दिस प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू इट, प्लानिंग इज नॉट डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट बट रादर एन कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। तुम देखो, हर चीज में इतनी सब्जेक्टिविटी है कि कोई भी चीज ठोस तरीके से एकदम कंक्लूडिंग वे में नहीं बोल सकता कि ये चार चीजें करनी है, दैट्स इट। आ रहा है समझ में? लेट्स स्टार्ट विद दीज फोर थिंग्स। मतलब समझ रहे हो पॉइंट? क्लियर है? क्योंकि अनसर्टिनिटी है पूरी, ओपन ओपन वर्ल्ड है मतलब। गाइस समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ठीक है, चलो। प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स होंगे? प्लानिंग के बहुत बेसिक से बेनिफिट्स हैं कि इंपॉर्टेंट एरियाज पे अप्रोप्रिएट अटेंशन मिल जाएगी। क्योंकि यार मैं किसी भी चीज़ को डिटेल में चेक कर सकता हूँ, तो मैं पहले ही प्लान कर लेता हूँ ना कि मेन चीज़ों में कौन सी चीज़ मेरे को ध्यान देना है। मेन चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन कहाँ से करूँगा? मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सबसे बेसिक बाइफरकेशन क्या है? जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? क्लियर है? ठीक है, कम में भी हो सकता है, मतलब वही फिर सब्जेक्टिविटी हर जगह है। लेकिन एक जनरल मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट ऑफ कहीं से तो करोगे, नहीं तो फिर सोचते रह जाओगे। समझ आया क्या? हेलो, हेलो। हाँ, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अब ये प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं, किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड, या आग लग गई है, या कुछ भी, है ना? नया स्टैंडर्ड आ गया है ना? फिर प्लान से क्या हेल्प मिलती है? ऑर्गेनाइज कर पाते हैं ताकि टाइमली और अच्छे से कर पाए। क्योंकि देखो, तुम्हारे पास कोई ऐसा ओपन तो है नहीं कि भैया अब बस आ गए, अब जब ऑडिट खत्म हो तब आना, तो पता नहीं। ये हम तो प्लान बना करके चलते हैं कि 10 दिन में ये ऑडिट खत्म करना है। आ रहा है समझ में? इस तरीके से बनता है प्लान, या 25 दिन में खत्म करना है। ठीक है गाइस? हेलो, हेलो। ठीक है ना? इसके बाद मुझे लगता है कुछ और होगा बीच में, है ना?
ठीक है, आज मैं थोड़ा सा जल्दी और वो कर दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कल अपन थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे इसमें, है ना। प्लानिंग के समय बेटा थोड़ा सा डिस्कशन एक्स्ट्रा होता ही है ना। क्लियर है गाइस? ठीक है, मैं तुम्हें एक्चुअल प्लानिंग के फॉर्म्स दिखाऊंगा जो मैं मतलब लेकर के आगे अलाउड नहीं रहता है, लेकिन मैं दिखा दूंगा तुम्हें, क्योंकि अब 10 साल से ऊपर हो गए, समझ रहे है ना। ऑडिटर को 8 साल तक रखना पड़ता है, अपना रिकॉर्ड 7 साल तक रखना पड़ता है, समझ रहे, उसके बाद वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई वैल्यू नहीं है मतलब उसकी। ठीक है गाइस, तो मैं आपको शो करूंगा, ठीक है ना, कि प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं। बेटा मतलब मैं तुमको बताऊं, अभी तुम सोच भी नहीं सकते कि प्लानिंग करने में 15 दिन तक लग जाते हैं, मतलब 10 से 15 दिन तक, बड़ी एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हैवी, समझ रहा है। एक फॉर्मेट नहीं होता, मतलब कम से कम 50 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, समझ आ रहा है। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरे, ठीक है ना, मतलब बहुत ऑफिशियली अगर अपन जाएं तो 50 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्लानिंग का पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसीजर है कि कैसे प्लान किया जाता है। आप लोगों को इतना है नहीं एकेडमिकली जितना प्रैक्टिकली होता है, इसलिए अपन उसको जल्दी जल्दी निपटा देंगे, है ना। लेकिन मैं रोक नहीं पाता हूँ ऑडिट में अपने आप को, ठीक है ना, तो तुम्हें पता, मैं बता ही दूंगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है गाइस, कल करते हैं बेटा बाकी। एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा ऑडिट है, कितनी डेप्थ में ऑडिट अपने को चाहिए, इन सब चीजों के हिसाब से, ठीक है। चलो कल करते हैं गाइस बाकी। चलो बाय 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 बाय।